अब इसके लिए हमें आवाज भी उठानी पड़ेगी और इनके मारने के लिए जूता भी उठाना पड़ेगा। उससे पहले बिल्कुल मानने वाले नहीं है। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस दिन SC ST खत्म हो जाएगी, इन वीर योद्धाओं को आपको भी पता लग जाएगा कितने बड़े वीर हैं। 5वीं क्लास के पेपर नहीं दिए जाते। आज प्रियांशी ने जिस प्रकार से कहा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जिसे ये नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता जहां पे घास काटते थे, तुम्हारे माता पिता जिन खेतों में नाज लेकर आते थे, वे खेत किसके थे, तब उसे आर्य को पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी औकात है। जिस अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं, जिस अम्बेडकर को पूजते हैं, उस अम्बेडकर की शिक्षा दीक्षा सारी हमने करी है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। JNU का विवादों से बहुत पुराना नाता है और इस बार विवाद को जन्म दिया है एक दलित छात्र नेता मुंशी आर्या ने, जो बापसा की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा है, ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो आज हमारे साथ तिलक भी है और तराजू भी है और तलवार भी है। इस बयान पर राजपूत, बनिया और ब्राह्मण समाज के लोगों का क्या कहना है? शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। जिस तरीके का बयान सी आर्या ने दिया है, उन्होंने कहा है कि ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, चोर, क्या ये जातियां चोर हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा है वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन मेरी सभ्यता और जो मेरे संस्कार हैं वो किसी महिला के प्रति मुझे कुछ कहने से रोकते हैं। इतिहास रहा है, बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है सिर्फ इस वजह से कि वो महिलाओं के ऊपर हाथ नहीं उठाते, वो महिलाओं के लिए कभी गलत नहीं बोलते। ये हमारी संस्कृति रही है। हमने गायें, ब्राह्मण और स्त्री, इन पे कभी हाथ नहीं उठाया है, जो इतिहास रहा है पहला। इसमें हमारे भीष्म पितामह जी हैं, जिन्हें शिखंडी के रूप में सामने खड़े करके उन्हें उस टाइम सरसैया पे लिटाया गया था, मारा गया था। तो इसलिए वो एक महिला है। अगर उनकी जगह कोई व्यक्ति होता तो शायद फिर कुछ ना कुछ हम भी मजेदार बात बताते, जिससे कि उन्हें पता लगता कि उनकी औकात क्या है। लेकिन वो एक महिला है, इसलिए विचारों से बंधे हुए हैं और शब्दों का चयन सोच समझ के करना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने कहा है तिलक, तराजू और तलवार। उन्हें यही नहीं पता कि जिन 3 शब्दों को उसने बोला है ना, यही इस देश की सबसे बड़ी संस्कृति है, ये तीनों शब्द। इसके अलावा उनका क्या योगदान है, जो उनका समाज है उसका क्या योगदान है। भाई, जो तिलक के लिए बात कर रहा है, तिलक तो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। इस देश के अंदर इससे बड़ी कोई पहचान ही नहीं है। यहाँ के बड़े बड़े गुरुकुल जो थे, जिस टाइम जो लोग बाहर से लड़ने के लिए आए, तो उन्होंने सबसे पहले इसे ही खत्म करा, क्योंकि उन्हें पता था कि यही वे लोग हैं जो इस देश की संस्कृति को बचा रहे हैं, इस देश की संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, इस देश में जो नवयुवा हैं उन्हें इससे प्रेरित कर रहे हैं। तो उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। पंडित चंद्रशेखर आजाद हों, या मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं। अगर नाम लेने के लिए बैठ जाएं या उनका वर्णन करें तो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तराजू की बात करो आप, मतलब जिस तराजू की वो बात कर रहे हैं, पहले तो तिलक से उन्होंने सारे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर दिया। अब जिस तराजू की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे जो हमारा वैश्य समाज है, जो हमारा बनिया समाज है, जो अग्रवाल है, या जो पंजाबी समाज हमारा, उन्हें सबको टारगेट कर रहे हैं वो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके घर तक जो ये घर चलते हैं, जो हमारी व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था है, या हमारा जो ये व्यापार है, या जो हमारा बाजार है, ये सब कौन संभाल रहा। ये आज ही नहीं है, आज तो चलो सब कुछ अलग हो गया, शहर हो गए, लेकिन पहले से भी इन लोगों ने देश को जोड़ने के लिए, भाई फसलों को अदला बदली करना, जिन जिन चीजों की जहां जरूरत थी, ये तो लोग करते थे। उनका योगदान रहा। इनका क्या योगदान रहा उस समय, इन बनियों से अलग इनका क्या योगदान रहा। और जिस तलवार की वो बात कर रही है ना, वो तो वीरता की, शौर्य की, बहादुरी की मिसाल है। इस देश की रक्षा करने के लिए इन तलवारें ने अपने सीने पे झेल लिया है दूसरों के वार। इन तलवार वालों ने इस देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मरने मिटने वाले तलवार वाले ही थे। तुमने किसको रोका, तुमने किसकी, कौन से देश की तरफ से लड़ाई लड़ी, तुमने अपनी संस्कृति की कौन सी लड़ाई लड़ी। देखिए, संस्कृतियों की रक्षा हमेशा तलवारें करती आई। शास्त्र भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते। शास्त्र को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन रक्षा करने के लिए हमेशा तलवारों की जरूरत पड़ी है। और आज देखो ना, आप छोड़ो इतिहास की बात, आज पता कर लो कि देश की सीमाओं पर जो बल लगे हुए हैं, राजपुताना राइफल्स है, गढ़वाल राइफल है, या जितनी भी राइफल है, सिख रेजिमेंट है, ये जितनी रेजिमेंट, इनकी क्यों नहीं कोई रेजिमेंट है? भाई तुम भी बनवाओ ना। देखो ना, लड़ने का साहस कहां से पैदा करोगे? खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। उसने बोल दिया दिल्ली के अंदर खड़े होकर, कभी हमारे सामने आकर यहाँ बोल लो, लेकिन वो ना बोल रहा है, कोई आदमी बोल रहा है। हम महिला के साथ तो हम क्या महिला को कहेंगे, कोई आदमी बोल कर दिखाओ, फिर दिखावांगे। एक बोल जाता है यहाँ, अब छुपता फिर है, कभी कहा मेरे ऊपर यहाँ हमला कर दिया, कभी कहा मेरे वहां ऊपर हमला कर दिया। भाई, वाणी पर लगाम रखो। और ये तो सरकार, मैं पहले से भी कहा है, कई बार कहा है, इस देश के कानून इतने खोखले हो चुके हैं। अब उसने 3 समाजों को टारगेट कर दिया। क्या मुकदमा लिखवा सके हम उसके खिलाफ कि हमारी कोई भावना ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस देश में?
लेकिन अगर कल को हमारे समाज का कोई युवा या कोई उग्र साथी कोई बात कह देगा, कल कोई SC ST के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती मेरे समाज की है, ब्राह्मण समाज की है, बनिया समाज की है, OBC वर्ग की है, कि जिन्होंने इस कानून के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। 2018 में इस कानून के ऊपर एक संशोधन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसे हमारे ही समाज के, ब्राह्मण समाज के, अग्रवाल समाज के, बनिया समाज के, OBC वर्ग के जो सांसद उस टाइम लोकसभा में बैठे थे, किसी ने विरोध नहीं करा। सबको अपनी अपनी कुर्सी की परवाह है। एक आम आदमी को इस काले कानून के खिलाफ लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। जब ये कानून खत्म हो जाएंगे ना, इनकी औकात नहीं है मुंह से एक शब्द भी निकाल दें, सिर्फ ये अपने कानून के भरोसे पर बोल रहे, जितनी बात बोल रहे। जिन लोगों की रेजिमेंट नहीं है तो सेना में तो वो लोग भी हैं, तो क्या वो लोग बहादुर नहीं है? देखिए, इस देश के अंदर ना परमवीर चक्र है। आप पता करोगे इस देश के अंदर परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला है। शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है। आप पता करो ना कौन से समाज को इतना मिल रखा। 21 परमवीर चक्र मिले हैं इस देश को। उन 21 में से 8 परमवीर चक्र जो है राजपूत समाज के पास हैं। भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, मेजर दलपत सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने 600 लोगों की टुकड़ियों को अकेले रोका 3 दिन तक। आज भी देखिए, जीवित आदमी तो जो मर्जी कर ले, आज भी हमारे समाज के, राजपूत समाज के, क्षत्रिय समाज के जो सैनिक बनकर इस देश की सीमा की रक्षा करते थे, आज उनकी आत्माएं रक्षा कर रही। ये होती है देशभक्ति। इन लोगों के बोलने से, जातिवादी बात करने से, देश को तोड़ने से नहीं होती है। आज भी आप पता कर लो, 2 नाम ऐसे हैं जो आज भी सीमा की रक्षा कर रहे। उन्हें ड्रेस मिलती है, छुट्टी मिलती है, उन्हें तनख्वाह, मतलब सब कुछ मिलता है, क्योंकि आज भी लोगों का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी वहां रक्षा कर रही हैं। ये कहां से ले आएंगे इन चीजों को? ये जो देश में बोझ है, सही बताऊं तो ये लोग देश के ऊपर तो बोझ है। पिछले 73 साल से इस देश का आरक्षण खैरे, आरक्षण कौन नहीं खा रहा जी? यही तो खा रहा है। और कौन खा रहा है आरक्षण? SC ST एक्ट के नाम पर पूरे और जो बिरादरियां उनका शोषण कर रहे हैं, यही तो लोग कर रहे हैं। टैक्स कौन देगा? मध्यम वर्ग का आदमी। टैक्स कौन देगा? एक व्यापारी आदमी। खाएगा कौन? ये लोग। मुकदमा लिखवाओगे, मुकदमा लिखवाने पर, रेप का मुकदमा लिखवाने पर 8 लाख रुपए मिलेंगे। 307 का मुकदमा लिखवाने पर 6 लाख रुपए मिलेंगे। भाई, ये सरकार की बनाई नीतियां है, गंदी नीतियां हैं। लेकिन हमारे लोग सिर्फ वोट दे रहे, कभी इसका प्रतिकार नहीं करा। और हम अपने जितने भी आपके चैनल पर जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारे साथी हैं, जिन लोगों को महसूस हो रहा कि वास्तव में SC ST एक्ट आज एक जहर बन गया, तो मेरा निवेदन है कि सब आवाज उठावे सोशल मीडिया पर। और हम भी कोशिश कर रहे कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक यात्रा का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरा सवर्ण समाज होगा, OBC वर्ग होगा। SC ST के खिलाफ एक यात्रा निकाल लेंगे और दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ी पंचायत करेंगे इसके खिलाफ। उस सरकार को वोट देंगे जो इसे हटाओगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये तो महिला हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। एक व्यक्ति ने कुछ कहा था तो आज वो छिपता फिर रहा है। तो क्या आप चंद्रशेखर आजाद के बारे में कह रहे थे? बिल्कुल चंद्रशेखर के बारे में कह रहा है जी। जब से वो आदमी राजनीति में आया, जो भाषा इस बहन ने बोली ना, इस लड़की ने जो भाषा बोली है, तिलक तराजू और तलवार वाली, वो भी इन्हीं शब्दों को लेकर आया था। कभी माननीय काशीराम जी आए थे, वो भी इन शब्दों को लेकर आए थे। कभी मायावती मुख्यमंत्री बनने के लिए जब आई थी, उसने भी ऐसे ही समाज को टारगेट करके मुख्य। लेकिन समस्या पता कहां है जी? समस्या आम आदमी की है। भाई, एक आदमी को टिकट मिल गया किसी समाज के, वो तो उसका राजनीतिक कैरियर हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं, जो सैकड़ों लोग हैं, जो हजारों लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, उसके पीछे लग रहा है। अगर ये लोग पहले अपने समाज की बात करें, किसी की औकात नहीं है, किसी के समाज के बारे में बोलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक आदमी विधायक बन गया, एक आदमी सांसद बन गया, या एक आदमी किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष बन गया, ऐसे लोग आंख मीच रख के पीछे लग जाए उसके। भाई, जिस टाइम लोकसभा के अंदर इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस टाइम हमारे समाज के जितने सांसद वहां बैठे थे, जब उन्होंने समाज के बारे में कोई बात नहीं रखी, समाज की दुख और पीड़ा को समझा नहीं, और हमारे लोग ताड़ियां मार रहे, उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम करें, सम्मेलन करें, उन सम्मेलनों में मुख्य अतिथि बुलावें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, जिस दिन आंख से आंख मिलाकर ना एक आम आदमी नेताओं से सवाल करने लग जाएगा, तब इन्हें औकात पता लग जाएगी बोलने से पहले, ये कि किस समाज के बारे में क्या कहना और क्या नहीं कहना। चंद्रशेखर आजाद कहाँ छिपते फिर रहे हैं? वो तो पूरे देश में घूम घूम कर बहुजनों की आवाज को उठा रहे हैं। छिपना ही है, मतलब आप सिक्योरिटी मांग रहे सरकार से, आप हजारों आदमियों के काफिले में चल रहे, आप पहले सुनिश्चित करते हैं कि भाई इस स्थान पर जाना है, वहां जाना सही है नहीं है। भाई, जो राजनीतिक आदमी कहीं भी जा सके, अकेला भी जा सके, 2 के साथ भी जा सके, लेकिन जहां भी जाओगा वहीं कोई पत्थर मारता है, कोई ईंट मारता है। अब लोग ये भी कह रहे हैं अपना आप भी करवा रहे, सुरक्षा चाहिए। बस सुरक्षा चाहिए वैसे मांग लो। अब तो पार्लियामेंट तक चले गए हो। देश का पहला ऐसा नेता है जो जहां जाओ वहीं कोई चप्पल मारता है, कोई जूता मारता है, कोई पत्थर मारता है। देश का पहला ऐसा नेता है जी। तो गलत क्या है इसमें? छुप ही रहा। जुबान की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, या कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहे? नहीं, ऐसा नहीं है जी। हजम होने की बात मैंने पहले भी बताई, आज फिर बता रहा है। प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार बहन जी मायावती जी रही हैं, और सबसे ज्यादा उस टाइम अगर कोई विधायक थे तो वो सवर्ण बिरादरी के विधायक थे। आप मतलब इस चीज को आप नेट पे चेक कर सकते हो, डाटा उठवा सकते हो। सबसे ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम किसी दलित को वो नहीं कर सकते, मतलब हमें हजम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी भाषा शैली आज उन्हें इस चीज में मजबूर कर रही है
कि उन्हें सुरक्षा मांगनी पड़ रही, उन्हें मजबूर कर रही कि वे पहले ये देखते हैं कि जिस स्थान पे आप जा रहे हैं वहां पर दूसरी बिरादरी के कितने लोग हैं, या वहां पर ऐसा कोई माहौल तो नहीं है। तो ये सब उन्हीं का करा धरा है, उसको वे भुगत रहे हैं। तो आप तो तलवार हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। बिल्कुल है जी, तलवार है, क्षत्रिय है, राजपूत हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हम उनके वंशज हैं जिन्होंने इस देश के लिए, महाराणा प्रताप ने कभी भी किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। उन्होंने घास की रोटी खाना सोचा कि भाई मैं घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी अपने देश के गौरव को, मान को, सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है कि 1.25 लाख नाल एक लड़ाऊं ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। हर मतलब देखो, बहादुर खाली राजपूतों में नहीं, हर बिरादरी में बहादुर लोग हुए हैं। और लड़ने वाला तो पहले क्षत्रिय था, जो भी लड़ता था वो क्षत्रिय ही कहलाया जी। लेकिन आज समस्या दूसरी है, आज कोई क्षत्रिय नहीं है, आज आम नागरिक है। सरकार ने हमें कैटेगरी में बांट रखा है और सरकार को ये कैटेगरी खत्म करनी चाहिए। भाई कोई बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो राजपूत के यहाँ हो, चाहे वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, तो बुद्धि और विवेक तो परमात्मा की देन है, उसमें तो कोई मशीन नहीं फिट कर सकते ना आप। तो अगर उनमें पढ़ने का टैलेंट नहीं है तो टैलेंट कहां तक दोगे? मतलब आरक्षण 10% से बढ़ाकर आज मतलब आधे से अधिक संख्या में आरक्षण हो गया जी। और जब यही लोग आरक्षण के सहारे ले लेकर नौकरियों में स्थापित हो जाएंगे, हर जगह ये हो जाएंगे, रेलवे में हो जाएंगे, बिल्डर्स में हो जाएंगे, तो कल को देश का जो सांचा है वो तो गिरने वाला सांचा है जी, वो मजबूत नहीं है, वो नींव कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि नहीं है। अगर उन्हें मिल रहा है तो आपको पीड़ा क्यों है? पीड़ा हमें इसलिए है क्योंकि इससे देश खोखला हो रहा है जी। देश में जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान है, जिनके अंदर काबिलियत है, वो लोग बाहर जा रहे। भाई नो डॉक्टर की डिग्री कहां से लेनी? बाहर से लेंगे। भाई यहाँ कुछ है नहीं पता कि आरक्षण के हिसाब से सीट मिलनी, आरक्षण के हिसाब से नौकरी मिलनी। यहाँ 90% लेगा, आप 30% वालों से काबिल नहीं हो, तो वे क्या करेंगे? वे लोग तो खोखला हो रहा है ना देश। भाई आप एक बात बताओ, अगर आप अपने पास किसी आदमी को अपनी सुरक्षा के लिए रखोगे तो ये तो देखोगे ना कि भाई ये जवान होना चाहिए, हष्टपुष्ट होना चाहिए, इसकी बॉडी मतलब इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगले पर दबाव पड़े, अगला डरे देख के। ऐसी ये चीजें तो आप भी देखोगे ना अपनी सुरक्षा के लिए। जैसे वो सुरक्षा मांग रहे हो और लोग मांग रहे हैं, जो लोग कहें सुरक्षा चाहिए, तो ये सब चीजें देखते हैं ना, क्वालिटी तो सब लोग देखते हैं ना। तो वही चीज है देश के अंदर भी, जिनके अंदर क्वालिटी है उन लोगों को सामने ले आओ। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या दिक्कत है? आप बताओ जी, आपका प्रियांशी आर्य के बयान पर क्या कहना है? भाई साहब देखिए, जेएनयू एक शुरू से ही विवादित यूनिवर्सिटी रही है। पहले कन्हैया और कन्हैया के बाद तमाम लोग आते गए। आज प्रियांशी ने जिस प्रकार से कहा कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, यही बहुत समय पहले मायावती जी ने कहा था। और आज ये जो 3 नाम उन्होंने लिए हैं, तिलक, तराजू और तलवार, ये तो इस देश की धरोहर हैं। ये 3 शब्द हमारी संस्कृति हैं, हमारी ताकत हैं, ये पूरे वर्ल्ड की ताकत हैं। 3, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तिलक हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। और यहां तक कि जब जब इस देश पर आक्रमण हुए हैं, चाहे मुगलों ने किए हों, अरबों ने किए हों, तो इस देश को बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो यही 3 समाज उसमें सामने आए थे। क्षत्रिय समाज ने उस समय मुगलों से लड़कर के, अरबों से लड़कर के इस देश की रक्षा करने का काम किया था। आप हिस्ट्री को उठा लीजिए, आप भारत की आजादी में उनका योगदान देखिए कहां है, इन लोगों का योगदान देखिए कहां है। आज जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये केवल एक षड्यंत्र है। और दूसरा, ये लोग दूसरे की सह पर रह करके, और इन लोगों को बड़ी बड़ी फंडिंग होती है, ये लोग अपना नाम चमकाने के लिए, अपना नाम सामने लाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। इन लोगों को ना तो अपने समाज से कोई लेना देना है, ना इनको संपूर्ण समाज से कोई लेना देना है। ये लोग तो केवल राजनीति करने के लिए और अपना नाम चमकाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। जो लोग आज दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, उनकी बात करने का काम करते हैं, भीम आर्मी जैसे लोग या रावण जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग। अभी हम अपने जनपद की बात बताते हैं। हमारे यहाँ चिलकाना में एक जगह, एक गांव में अभी 15 दिन पूर्व में एक बारात आई थी। उस बारात में दलित समाज की वो बारात थी। उस बारात में वहां के, उस गांव के मुस्लिमों द्वारा वो बारात रोक दी गई, उस गली से नहीं निकलने दिया गया। वहां कोई भी भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं गया, कोई भीम आर्मी का पदाधिकारी नहीं गया, कोई भी बसपा का कार्यकर्ता नहीं गया। जो लोग आज दलितों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो वहां क्यों नहीं जाते जहां मुस्लिम उनकी बारात को रोकते हैं, वहां उन मुस्लिम उनका आक्रमण करते हैं, वहां क्यों नहीं जाते? कोई एक कार्यकर्ता बताओ। इस प्रकार के लोग हैं, आर्य जैसे लोग जो हैं, अपने नाम के आगे आर्य लगा करके, अरे आर्य तो हमारे यहाँ की पहचान रही है, आर्य
आप अपने नाम के आगे लगा करके इस प्रकार की बयानबाजी करते हो। ये लोग, इस प्रकार के लोग ना तो बर्दाश्त कभी होंगे, ना हम लोग इनको बर्दाश्त करेंगे। यहां तक कि वो लड़की है, यदि कोई उसके परिप्रेक्ष्य में कोई लड़का होता या कोई आदमी रहा होता तो हम लोग बताते फिर किस प्रकार से इलाज होता है। मुगलों का जिस समय यहाँ पर शासन था तो दलित समाज का तो कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म में नहीं गया। तो ये जो और अन्य जातियां जो आज मुस्लिम बने हुए बैठे हैं तो ये क्यों चले गए? और फिर आप उन्हें बहादुर भी नहीं बता रहे हैं। तो बहादुर तो असली दलित थे जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। नहीं नहीं, हम लोग दलित समाज को बहादुर ऐसा नहीं बता रहे कि बहादुर नहीं थे। जिस समय मुगलों का, अरबों का उस समय आक्रमण हुआ था तो उस समय बहुत लोग ऐसे थे जिन लोगों ने संघर्ष करके, घास की रोटियां खा करके इस देश को बचाने का काम किया था। महाराणा प्रताप जैसे लोग, शिवाजी महाराज जैसे लोग, जिन लोगों ने महीनों भर तक कठिन तपस्या करने के बाद संघर्ष किया है और अपने खून से सींच करके इस देश को सुरक्षित हाथों में सौंपा है। आज हम लोग यदि बैठे हैं उनके वंशज के रूप में और इस देश को देख रहे हैं तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। जेएनयू में वो लोग तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद आतंकवाद। अगर ब्राह्मणवाद आतंकवाद होता तो इस देश में आप उठाइए, इस देश जब ये गुलाम हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें 70% जो लोग थे, 60% जो लोग थे वो लोग ब्राह्मण थे। उसमें अक्षत्रिय समाज के लोग थे जिन लोगों ने इस देश को सींचने का काम किया, अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराने का काम किया। उसमें बताइए आप दलित कहां किस व्यवस्था में रहे होंगे? आप उठाइए इतिहास, चंद्रशेखर, पंडित चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग जो थे आप उठाइए इनका। चंद्रशेखर आजाद तो ये भी हैं। आज इस देश को ऐसे चंद्रशेखर की आवश्यकता नहीं है। आज चंद्रशेखर की आवश्यकता है जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए थे। आज इस देश को आवश्यकता है एकता की। आज इस देश को आवश्यकता है जो सब समाज को साथ लेकर के चलने का काम करे, केवल एक समाज की लड़ाई लड़ने का काम ना करे। और यदि अपने समाज का उत्थान करना भी है तो पूरी ईमानदारी से करे। फिर उसमें राजनीति कहां से आ गई? आप उसमें दूसरे समाज के लोगों को लेकर के आप उसमें बात करते हैं कि जय भीम और जय मीम की। आप क्यों बात करते हैं? आप केवल अपने समाज की बात करिए ना। यदि आपको उत्थान करना है तो अपने समाज की बात करिए। आप दूसरे लोगों को साथ में लेकर के क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आप ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर परिपेक्ष कर रहे हैं। आप जो है क्षत्रियों के ऊपर कर रहे हैं। आप दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? अपने समाज का उत्थान करिए, अपने समाज को देखिए। आप तिलक हैं यानी ब्राह्मण हैं। हाँ, हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण इस भारत की पहचान रही है। ब्राह्मण एक ऐसा वर्ड है, ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जिन लोगों ने सदैव सभी बिरादरियों को, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। उसमें चाहे क्षत्रिय समाज हो, उसमें चाहे वैश्य समाज हो, हम लोगों ने सदैव, हमारे पुरखों ने इस भारत का नेतृत्व करने का काम किया है, मार्गदर्शन करने का काम किया। हम लोगों ने समाज का मार्गदर्शन किया है। हम लोगों ने कभी जातिवाद नहीं किया है। अगर हम लोग जातिवाद करते तो यहां आज जब सब लोग, कोई एक व्यक्ति बता दे कि ब्राह्मणों ने कभी किसी का शोषण किया हो। आज लोग कहते हैं, आज लोग अक्षत्रियों पर प्रहार करते हैं कि साहब इन लोगों ने हमारा शोषण किया है, साहब इन लोगों ने हमारा। वो एक व्यवस्था थी उस समय सब लोगों को काम बटे हुए थे। ब्राह्मण का क्या काम था, ब्राह्मण करता था। क्षत्रिय क्या काम था, क्षत्रिय करता था। वैश्य क्या काम करता, वैश्य करता था। शूद्रों का क्या काम था, शूद्र करते थे। वो एक वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाना, क्षत्रियों के ऊपर आरोप लगाना ये बड़ा आसान है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन है। आप बात करिए ना समाज की, आप बात करिए हिंदुत्व की। आप बात क्यों नहीं करते? आप बात करते हैं अपने समाज की। अरे यदि समाज की बात करनी है तो दूसरे समाज की बात मत करिए, किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए। पाखंडवाद में देश को धकेलने का जो आरोप है वो भी कुछ लोग ब्राह्मणों पर लगाते हैं। ब्राह्मणों ने कभी ना तो पाखंडवाद किया है, ना ब्राह्मणों ने कभी इस तरह की चीजों में रहे हैं। ब्राह्मण सदैव देश को, समाज को साथ लेकर चलने का काम करता था। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं या आप किसी भी बड़े संत को उठा लीजिए, सब लोग, अधिकांश लोग ब्राह्मण समाज के हैं। आज कुछ लोग क्या करते हैं, भगवा धारण करके समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। कुछ लोग इस प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों के हम लोग कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज को बदनाम करते हैं
और इन्हीं लोगों के नाम पर जो है पाखंडवाद, आप जो बता रहे हैं पाखंडवाद, ब्राह्मणों ने कभी पाखंडवाद नहीं किया है। ब्राह्मणों ने सदैव समाज को साथ लेकर चलने का काम किया है और सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने का काम किया है। ब्राह्मण कभी पाखंडवाद ना कर सकता था, ना कभी ब्राह्मणवाद ने पाखंडवाद किया है। आप बताओ जी, प्रियांशी आर्या ने कहा है कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, चोर। जी ये तो एक ट्रेंड से चल गया कि स्वर्ण समाज को टारगेट करो और हीरो बन जाओ, लेकिन अब ये हीरो बनना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब इसके लिए हमें आवाज भी उठानी पड़ेगी और इनके मारने के लिए जूता भी उठाना पड़ेगा। उससे पहले बिल्कुल मानने वाले नहीं है। हमने कहीं पर देख ले लोग जो है ना, बिना कुछ करो ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसके लिए जो हम तैयार बैठे, एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब इन्हीं का इलाज करने की बारी है। चंद्रशेखर छिपता फिर रहा है, जैसा कि कान्हा राणा ने कहा है। बिल्कुल सही कह रहे। कहीं का मामला उठा लो, चिलकाने का मामला उठा लो, जहां उसे ये लगेगा कि सवर्ण समाज के साथ कोई मामला है तो वहां तो जाएगा भाग के, और जब मुसलमानों की बारी आती है तो बिल्कुल छुप जाता है, बिल में पड़ जाता है। फोन करते हैं उसके समाज के लोग, भाई हमारी मदद कर दे। अब यहाँ एक बारात रोक दी चिलकाने में, वहां बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता, ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के लोग थे जिन्होंने वो निकलवाई, बारात निकलवाई। उनके फोन तक नहीं उठा पाया, ये बिल्कुल छिपता फिर रहा है जी। कान्हा जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि जिस तरीके की बात प्रियांशी आर्या ने कही है और कहा है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो ये जो ईर्ष्या बनिया, ब्राह्मण और ठाकुरों के प्रति इन लोगों के मन में है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, कोई ईर्ष्या नहीं है, केवल क्या इस देश को ना राजनीतिक तौर पे जातियों में बांटने का काम कराया जा रहा। मैंने पहले भी कहा है, जिस अम्बेडकर का नाम लेकर ये गला फाड़ते हैं, जिस अम्बेडकर को अपना भगवान बताते हैं, जिस अम्बेडकर को पूजते हैं, उस अम्बेडकर की शिक्षा दीक्षा सारी हमने करी है जी। सियाजी राव गायकवाड़ जो राजा थे, उन्होंने अपने निजी खर्चे पर इस आदमी को यहाँ पढ़ाया, अपने निजी खर्चे पर इसे विदेश पढ़ाया। तो कहाँ जातिवाद था जी? उस टाइम तो मतलब इन लोगों को कोई पास में बिठाता भी नहीं था, खाट पर भी नहीं बिठाता था, बर्तनों में खाना नहीं देता था। उस टाइम भी इन लोगों को हमने पढ़ाया। और ये तो पता क्या, सब ऐसी बातें हैं, निराधार बातें हैं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, अगर आज ऐसी समाज के जो मकान है गांव के गोरे में बने हुए, वो सब हमारे लोगों की जमीनों में बने हुए मकान है जी। पता कर लो आप। मैं खाली हवाई कोई बात नहीं कह रहा। अगर किसी गांव में ब्राह्मण ज्यादा है तो ब्राह्मणों ने दे रखी, किसी गांव में जाट ज्यादा है तो जाटों ने दे रखी, किसी गांव में गुज्जर ज्यादा है तो गुजरों ने दे रखी, किसी गांव में ठाकुर ज्यादा है तो ठाकुरों ने दे रखी। तो मतलब हर जगह ना रखने वाले हम ही लोग हैं, इनकी शादियों में, ब्याह में, इनके सुख में, दुख में। लेकिन क्या है कि इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है बात। ये लोग एक आदमी के कहने से यूं सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या धरती पलट देंगे। इन्हें ये नहीं पता कि उस आदमी को राजनीति करनी है, और राजनीति करने के लिए 36 बिरादरी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और अब आप उसकी भाषा भी देख रहे होंगे, उसकी भाषा शैली भी बदल रही। वो लोग जो पहले बहुत कड़वी बातें करते थे, अब वो उसमें मिश्री घोलने का काम करने की सोच रहे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा जी, देखिए इस देश के लिए बलिदान देने वालों की जब आप किताब खोलोगे ना, मतलब हर बिरादरी के आदमी आपको मिल जाएंगे। इन्हीं लोगों अभी आपने इनसे सवाल करा कि क्या भाई मतलब धर्म परिवर्तन के ऊपर आपने एक सवाल करा अभी इनसे। धर्म परिवर्तन उस व्यक्ति का कराया जाता था जो बहादुर था उस टाइम, जो लड़ता था। ठीक है जी। ये तो वैसे ही इनका तो वैसे ही वो कर रखा था, मतलब कच्चा मांस खाना, ये और वो गंदा मांस खा रहे थे ना, तो वैसे नहीं कोई तिरस्कार करके। और हमारे लोगों में भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो कन्वर्ट मुसलमान है भारत के अंदर, मैं अपने लोगों को बता रहा कि ज्यादातर लोग तलवार के बल पर नहीं बने। हमारे यहाँ नियम कानून कायदे इतने सख्त थे उस टाइम कि उन चीजों को, उन लोगों को मतलब महसूस हुआ, किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी उसे निकाल दिया। जब वो घर वालों ने नहीं रखा तो उसने अपना जगह अलग धर्म बना लिया, अलग शादी कर लिया, अलग बीवी बच्चे हो गया, अलग गाँव बस गया। बहुत सारे उदाहरण ऐसे। तो प्रियांशी आर्या को इस तरीके की बातें करने पर मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या माफी मांगनी चाहिए या कुछ और? देखिए, माफी तो तब मांगेगी जब उसे लगे कि उसने गलत कहा हो। जिस आदमी की मानसिकता गलत होगी हो, जिसकी सोचने की शक्ति क्षीण होगी हो, जिसे ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो, जिसे ये नहीं पता कि तुम्हारा इतिहास क्या है, उसे जिसे ये नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता जहां पे घास काटते थे, तुम्हारे माता पिता जिन खेतों में नाज लेकर आते थे, वे खेत किसके थे, तब उसे आर्य को पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी औकात है। ठीक है जी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, अगर वास्तव में आज वो जूता मारने लायक हो गए ना इस देश के अंदर, तो ये सभी सरकार की निकम्मापन है। सरकार को जब लग रहा है कि वे इतने बड़े बहादुर हो चुके हैं तो उनका आरक्षण खत्म कराया जा, SC ST हटाई जा, ये सब चीजें खत्म हो। जैसे एक आम नागरिक है सब लोग, इन्हें एक श्रेणी में लाया जा। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, जिस दिन SC ST खत्म हो जाएगी, इन वीर योद्धाओं को आपको भी पता लग जाएगा कितने बड़े वीर हैं। इन पर 5वीं क्लास के पेपर नहीं दिए जाते बिना आरक्षण के। आप लोगों को पता लग जाएगा ये कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, कितने बड़े वीर हैं, कितने बड़े बहादुर हैं। वो सब सामने आ जाएगा जिस दिन सरकार कोई निर्णय लेगी। लेकिन सरकार निर्णय लेती क्योंकि हमारे लोग
बंधुआ मजदूर हो गए, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी नेता का, कोई किसी दल का, कोई किसी सोच का, कोई किसी विचार का। जब तक सामाजिक तौर पर मजबूत नहीं होने के, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।